तो यस, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी बिजनेस लॉजिक लिखना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट ना। इट इज यूज टू राइट द बिजनेस लॉजिक ऑफ द इथेरियम ब्लॉकचेन। अभी बिजनेस लॉजिक मतलब जिसको कुछ कुछ लोग कंडीशंस भी बोल सकते हैं। अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी कंडीशन रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल ये हुआ तो ये होना चाहिए, या ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं कोड लिखता हूँ, जो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसको मैं बोलूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वोटिंग एप्लीकेशन। अभी कहने से एक नॉर्मल वोटिंग एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार वोट कर सकता है। तो सम फाइल शुड बी देयर ना, जिधर मैं कंडीशन लिखूंगा, जिधर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा कि अगर वो डबल वोटिंग करने जाएगा ही शुड गेट दी एरर मैसेज। वो स्क्रिप्ट को मैं बोलूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सपोज कोई ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा हूँ, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल मेरे मैन्युफैक्चरर को मिलता है। तो कहना है रॉ मटेरियल जब मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, जब उसका स्टेटस डन हो जाएगा, तभी मेरे पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के अकाउंट से पैसा डेबिट होना चाहिए, बराबर ना। जब उसको अमाउंट या वो रॉ मटेरियल मिलेगा तभी उसके अकाउंट से पैसा निकलना चाहिए। ये जो मैं कंडीशन लिखूंगा, ये जो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, ये जो मैं कोड लिखूंगा, दैट कोड इज नथिंग बट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर, बिटकॉइन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है सबको, बिटकॉइन जो है ना वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड था। लेकिन इथेरियम का स्कोप काफी बड़ा है ना। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इथेरियम बाकी सारे एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकता है। तो तब जब मुझे कंडीशंस लिखने पड़ेंगे मेरे एप्लीकेशन के, मैं यूज करूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ibm.com, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज IBM। उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बोला है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइंस ऑफ कोड, यस इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ स्क्रिप्ट that are stored on a blockchain and automatically execute when predetermined term or conditions are met। मतलब जब उसका कंडीशन आएगा, जब वो प्री डिटरमाइंड टर्म्स आएंगे, आपका वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी एक बार वोटिंग कर चुका है, अगर वो दोबारा वोटिंग करने जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन जनरेट होगा और उसको एरर मैसेज मिलेगा। सबको समझा? इस पर्टिकुलर लॉजिक को लिखने के लिए, जिसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, इस बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, हम लोग जो कोड लिखेंगे, दैट कोड इज नथिंग बट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पे मत जाओ, इसका मतलब कोई ऐसा लीगलाइज टर्म से नहीं है। इट जस्ट कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये जो नीचे आपको सब मतलब अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से फीचर्स है वो समझ लेते हैं। मतलब मुझे लगता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्लियर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिटरमिनिस्टिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिटरमिनिस्टिक इसके लिए बोलता हूं क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं जब जब सेम इनपुट दूंगा, मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। मतलब नॉन डिटरमिनिस्टिक नहीं है। नॉन डिटरमिनिस्टिक मतलब क्या? आज अगर एक इनपुट दिया, मुझे एक आउटपुट दे रहा है, कल को सेम इनपुट दिया, मुझे भलता ही आउटपुट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप जब जब सेम इनपुट देते हो, वो सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल वो तो सबको पता ही रहेगा, इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं जो भी कोड लिखता हूं, जो भी प्रोग्राम लिखता हूं, एक बार वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, एक बार वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, मैं उसके अंदर के कंडीशन, उसके अंदर का कोड चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोलूंगा इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। नेक्स्ट वन, smart contract has limited execution context. Now what is limited execution context?
Java has unlimited execution context, whereas smart contract has a limited execution context. इसका मतलब क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो सिर्फ आपके ब्लॉकचेन के रिसोर्सेस को यूज करता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस मशीन के अंदर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस मशीन को यूज नहीं कर सकता. अभी इसको समझाने के लिए मैं जावा का एग्जांपल देता हूं. आई होप सब लोग थोड़ा बहुत जावा लैंग्वेज से फैमिलियर हो. अभी जावा लैंग्वेज की खास बात क्या है कि जावा अपने प्रोग्राम के साथ साथ आपके मशीन को भी यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट नो जावा के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर डेट एक क्लास है. अगर मैंने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मे बी डेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट, और अगर मैंने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेट क्लास. अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया ना, तो वो मुझे मेरे सिस्टम का करंट डेट प्रिंट करके देता है. मतलब जावा मेरे सिस्टम को यूज करता है, मेरे डायरेक्टरी को यूज करता है, मेरे डेट को यूज करता है सिस्टम के. सेम जावा के अंदर नेट करके पैकेज भी है, जावा डॉट नेट. नेट पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस है. सर्वर सॉकेट करके क्लास है, सॉकेट करके क्लास है, जिनको यूज करके मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस रिट्राइव कर सकता हूँ, नेटवर्क एड्रेस रिट्राइव कर सकता हूँ. जावा के अंदर कैलेंडर क्लास है, जावा के अंदर टाइम करके क्लास है, जिसको यूज करके हम लोग अपने सिस्टम का करंट टाइम रिट्राइव कर सकते हैं. जावा आपके सिस्टम को, आपके मशीन को यूज कर सकता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके मशीन को यूज नहीं कर सकता. इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा जाता है, इट हैज लिमिटेड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट वन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. वैसे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यल लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, YUL. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गो लैंग्वेज में भी लिखा जाता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके जावा स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवन जावा लैंग्वेज में भी लिखा जाता है. लेकिन जो सबसे बेटर लैंग्वेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिखने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट माय सॉलिडिटी लैंग्वेज. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. एंड मोस्ट कॉमनली, मतलब 99% टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है सॉलिडिटी लैंग्वेज में. हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज मेरे सेकंड डिवाइस में थोड़ा मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है. ओके, स्क्रीन विजिबल है राइट ना? यस. तो आई वाज सेइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल बोला, यल है, गो लैंग्वेज है, सरपंट करके भी एक लैंग्वेज है. पुराने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे अराउंड 2018 तक, वो सब सरपंट लैंग्वेज में लिखे जाते थे. 18 के बाद जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए वो सारे सॉलिडिटी लैंग्वेज में बनाए गए. तो कहने का मुद्दा यही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जस्ट लाइक योर जावा और सी. हाँ, जावा के अंदर जैसे हम लोग दो फेज में काम करते हैं, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन. वैसे मेरे सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग दो फेज में काम करते हैं. मैं जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा, अगर मैंने सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा तो सबसे पहले उसको मुझे कंपाइल करना पड़ता है. जैसे जावा के कंपाइलर को हम लोग जावा सी बोलते हैं, वैसे सॉलिडिटी के कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं SOLC, SOLC. वो सेम काम करेगा, मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मेरे ईवीएम के बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड बाद में ईवीएम के बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए वी ऑलरेडी हैव द ईवीएम. जैसे जावा में जेवीएम होता है, याद करो, आपको मैंने लास्ट सेशन में बोला था, वैसे मेरे पर्टिकुलर सॉलिडिटी के अंदर या मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईवीएम होता है. नेक्स्ट फीचर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिलीटेड. एग्जैक्टली मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर सकते हैं. अब इधर ना एक ग्लिच है, जरा ध्यान से सुनना. हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में होता है वो अकाउंट को नहीं डिलीट कर सकते. तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंट के अंदर होता है, आप उसके अंदर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर सकते हो, बट वो अकाउंट डिलीट नहीं होता. दैट अकाउंट विल रिमेन देयर.
वो बस एक हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए कि एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोग अकाउंट को डिलीट नहीं करते, रादर डिलीट कर भी नहीं सकते। एंड इधर एक प्रॉब्लम भी है, अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट ना? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर का आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एम्प्टी अकाउंट रहेगा। अगर किसी ईओए ने, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ने, उस एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कुछ इथर्स सेंड किए, तो वो पर्टिकुलर इथर्स लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं रन करने के लिए, तो वो इथर्स आपके चले जाएंगे, यू कैन लूज दोज इथर्स। तो हमेशा जब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एम्प्टी और नॉट। अदरवाइज अगर वो एम्प्टी हुआ तो जो भी मैं गैस या इथर्स यूज करूंगा वो सारे लॉस हो जाएंगे। एंड लास्ट वन दैट वी ऑलरेडी नो, आपको तो पता है, भले वो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट हो या भले वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो, हमेशा ट्रिगर या इनिशिएट करने का काम एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ही करता है। तो इट इज ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। फाइन, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोलते बोलते बोला था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट is using a high level programming language, and that high level programming language is nothing but the solidity. Solidity is a programming language. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, if you are quite comfortable with javascript, python, then learning solidity is not a big deal. You can easily learn solidity programming language. इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स है, जैसे कंस्ट्रक्टर है या लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वो सारे हम लोग अपने सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सॉलिडिटी लैंग्वेज को अगर मुझे यूज करना है तो मैं उसको दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैं उसको ऑनलाइन भी यूज कर सकता हूँ या मैं उसको ऑफलाइन भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सॉलिडिटी को ऑनलाइन यूज करना है, तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी एक आईडीई डेवलप्ड है। जैसे नेटबीन्स, इक्लिप्स आईडीज है, वैसे सॉलिडिटी के लिए भी एक आईडीई अवेलेबल है जिसका नाम है रिमिक्स आईडी। तो रिमिक्स आईडी को यूज करके मैं ऑनलाइन भी सॉलिडिटी लैंग्वेज में मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता हूं। आई वॉन्ट टू रिपीट माई स्टेटमेंट, रिमिक्स आईडी को यूज करके मैं ऑनलाइन भी मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता हूँ। ऑनलाइन लिखने से फायदा ये होगा कि मुझे फिर मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन अपने लोकल मशीन में डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कोड लिखूंगा, ऑनलाइन ही उसको कंपाइल करूंगा, ऑनलाइन ही उसको एग्जीक्यूट भी करूंगा। हाँ, जैसे ऑनलाइन एग्जीक्यूट कंपाइल कर सकते हैं, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब सॉलिडिटी लैंग्वेज को, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा जाता है, हम लोग ऑफलाइन भी कंपाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनपीएम पैकेज। एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम पैकेजेस को यूज करके वो आपको वो एप्लीकेशन देता है सॉलिडिटी का, जिसको यूज करके आप सॉलिडिटी को अपने मशीन में डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन यूज कर सकते हो। प्लस सॉलिडिटी के डॉकर इमेजेस भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उधर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। या इनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ट्रफल फ्रेमवर्क। ट्रफल फ्रेमवर्क, इसको ब्लॉकचेन या इथेरियम का वन स्टॉप बोला जाता है। वन स्टॉप मतलब ट्रफल फ्रेमवर्क के अंदर आपको इथेरियम में जो जो लगता है ना, सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपके मशीन में ट्रफल फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, बेटर होगा ट्रफल फ्रेमवर्क के लिए कि आपका मशीन लिनक्स मशीन हो रादर देन विंडोज मशीन, क्योंकि विंडोज मशीन में मुझे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, लिनक्स मशीन में वो कॉन्फ़िगरेशन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। सो अगर आपके मशीन में ट्रफल फ्रेमवर्क है तो आपका पूरा के पूरा पैकेज उसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो आप इजीली अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। तो दो चॉइसेस है, आइदर रिमिक्स यूज करो या फिर ट्रफल यूज करो। अगर स्मॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन ही चेक करना है, मुझे टेस्ट करना है, तो मैं रिमिक्स को यूज करूंगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर मुझे उसको एक्चुअल में यूज करना है, ऑफलाइन उसको चेक करना है, तो उसके लिए मैं ट्रफल फ्रेमवर्क यूज करूंगा। जैसे
अभी के सेशन में मुझे आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स देना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। इसके लिए मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन चेक करूंगा, और आपको तो पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन चेक करने के लिए अपने पास रिमिक्स करके प्लेटफॉर्म है, राइट है ना। तो रिमिक्स को यूज करके हम लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं मेरे सॉलिडिटी लैंग्वेज में। तो लेट मी शो यू द रिमिक्स का यूआई। मैंने नीचे एक लिंक लिखा है, अगर आप देख रहे हो, https://remixethereum.org। ये पर्टिकुलर लिंक को ओपन करके, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करके हम लोग रिमिक्स आईडी देख सकते हैं, जिसके ऊपर अपने सॉलिडिटी लैंग्वेज में हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। इज दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू? हेलो, यस सर। रिमिक्स का आईडी सबको दिख रहा है क्या? यस सर। यस, थैंक यू। तो फिलहाल तो मैं आईडी के ऊपर कुछ ऑपरेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि यू आर लुकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार देखोगे ना, यू स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड बॉटम, इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसको हम लोग प्लगइन्स बोलते हैं, प्लगइन मैनेजर। पहले उसके ऊपर क्लिक करो। आपको अगर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो 2 प्लगइन्स या 2 मॉड्यूल्स आपके एक्टिवेट होने चाहिए। मैंने अपने एग्जाम में भी एक क्वेश्चन डाला है। ये जो 2 मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं ना, डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन और दूसरा सॉलिडिटी कंपाइलर, ये 2 मॉड्यूल आपके कंपलसरी एक्टिवेट होने चाहिए अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख के टेस्ट करना चाहते हो। स्टार्टिंग में जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे, ये सारे इनएक्टिव मॉड्यूल के अंदर रहेंगे। देखो ना, सारे इनएक्टिव मॉड्यूल दिख रहा है सबको। तो इसके अंदर की ये जो 2 मॉड्यूल्स है ना, उनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब आप एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये 2 प्लगइन्स याद रखना, उनके नाम, ये 2 प्लगइन्स आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। देन गो अपर। अगर ऊपर जाऊंगा ना, तो ऊपर मुझे एनवायरनमेंट दिख रहा है। नॉर्मल एनवायरनमेंट 3 टाइप के होते हैं। हम लोग अपने नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट वीएम को यूज करो। अकाउंट, वैसे उसने मुझे कुछ रैंडम डिफॉल्ट अकाउंट्स बना के दिए, तो आप देख रहे हो सारे उसने अकाउंट बना के दिए, सबका मुझे पब्लिक ही दिख रहा है। एंड प्लस हर अकाउंट को उसने बाय डिफॉल्ट 100 इथर्स भी दे के रखे। मतलब आपको कुछ भी टेस्ट वगैरह करना है ना, तो आप इन अकाउंट्स के ऊपर टेस्ट कर सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी अकाउंट को सेलेक्ट करो, इवन जो डिफॉल्ट अकाउंट है उसको सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। गैस लिमिट, अभी आपको तो पता है इथेरियम है, तो हर ट्रांजैक्शन करने के लिए, भले वो कितना भी छोटा होने दो, भले वो कितना भी बड़ा होने दो, मुझे हर ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ गैस स्पेंड करने पड़ते हैं। तो उसे देखो इधर गैस लिमिट भी देके रखा है। आप चाहो तो गैस लिमिट चेंज कर सकते हो, या जो डिफॉल्ट गैस लिमिट है आप उसी को यूज करो, चलेगा। वैल्यू नॉर्मली मैं 0 रखता हूँ। वैल्यू हम लोग तब यूज करते हैं जब मुझे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे कोई मनी ट्रांसफर करना है, तब हम लोग वैल्यू में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको 10 इथर्स देना है, तो इधर मैं 10 एंटर करूंगा और इथर को सेलेक्ट करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको ब्लैंक दिख रहा है। ऊपर जब जाओगे तो आपको कंपाइलर दिख रहा है। तो ये सारे कंपाइलर का लिस्ट है, आप इनमें से कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, लैंग्वेज। मेरा रिमिक्स प्लेटफॉर्म 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक है सॉलिडिटी और एक है यल। जैसा सबको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 99% टाइम हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए हमेशा सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऑलवेज गो विद द सॉलिडिटी। अगेन ईवीएम वर्जन भी हम लोग कंपाइलर डिफॉल्ट ही रखेंगे। ये बाय डिफॉल्ट वही होता है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उसी को रखो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटो कंपाइल, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना बेटर होता है। ऑटो कंपाइल से फायदा ये होगा, आप जैसे जैसे कोड लिखते जाओगे, अगर आपने कभी पाइथन यूज किया है तो पाइथन में भी ऑटो कंपाइल कर सकते हैं हम लोग, राइट। आप जैसे जैसे कोड लिखते जाओगे, वो तुरंत उसको कंपाइल करता जाएगा। जावा की तरह नहीं है, पूरा कोड होने के बाद मैं एंड में ही कंपाइल कर सकता हूँ। तो ऑटो कंपाइल ऑप्शन को चेक करके रखने का, सो दैट अगर लिखते लिखते भी मैंने कुछ मिस्टेक किया, वो तुरंत उसको डिटेक्ट करेगा, हम लोग तुरंत उधर की उधर इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऊपर जाऊंगा तो मुझे फाइल्स के अंदर मेरे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट दिखाई देगा। फिलहाल मेरे पास कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके लिए आपको इधर मेरे ब्राउजर के अंदर कुछ भी लिस्ट नहीं दिख रहा है।
सो दैट इज द बेसिक यूआई ऑफ राइटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इस यूआई का, इस आईडी का नाम है रिमिक्स इथेरियम आईडीई। ठीक है, चलो बाद में इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करके भी देखेंगे। फिलहाल आईडी के बारे में बताना था जो मैंने बता दिया। ओके, so that is my ethereum id. Let me proceed. लाइफ साइकिल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ साइकिल। नॉर्मली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रोग्राम, राइट है ना। अगर मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला लाइन मुझे ये लिखना पड़ता है, प्रैग्मा। प्रैग्मा बेसिकली मेरे कंपाइलर वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। प्रैग्मा रिप्रेजेंट करता है कंपाइलर वर्जन को। सॉलिडिटी, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए 0.4, ये पहले दो डिजिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो उसका वर्जन नंबर है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए 0.4 और उसके लेजर वर्जन चलेंगे, मतलब 0.1 वाले वर्जन भी चलेंगे, 0.2 वाले वर्जन भी चलेंगे, 0.3 वाले वर्जन भी चलेंगे, 0.4 वाले वर्जन भी चलेंगे। 0.4 वाले भी कहां तक चलेंगे, टिल 21 तक चलेंगे। 0.4.21 के बाद के जो भी कंपाइलर हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चल सकते। तो वैसे आप इसको एक अपर लिमिट भी दे सकते हो जैसे इधर दिया, या वैसे आप इसको एक रेंज भी दे सकते हो। रेंज वाला भी एग्जांपल लूंगा। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने का जो कंपाइलर रहेगा वो 0.4 और इसका बिलो वाला कंपाइलर होना चाहिए। 0.4 के बियॉन्ड वाला कंपाइलर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करके कीवर्ड लिखना पड़ता है। जैसे अपने जावा में कैसे क्लास क्रिएट करते समय अपने को क्लास फॉलोड बाय नेम ऑफ द क्लास लिखना पड़ता है, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड, बाजू में मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। सेम मैं जावा सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, तो मैं थोड़ा सा जावा के साथ बार बार कंपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्लास के जैसा ही है। उधर कैसे क्लास बाजू में क्लास का नाम लिखना पड़ता है, वैसे इधर कॉन्ट्रैक्ट बाजू में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना पड़ता है। वन मोर सिमिलैरिटी, आपको पता है जावा के अंदर जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से हम लोग फाइल को सेव भी करते हैं। इधर भी सेम, जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ना, जैसे इधर अगर कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कैश आउट, तो उसी नाम से मैं मेरे पर्टिकुलर फाइल को सेव करूंगा। ऑब्वियसली सॉलिडिटी लैंग्वेज में कोड लिखा गया है तो उसका एक्सटेंशन डॉट सॉल रहेगा। डॉट सॉल रिप्रेजेंट करता है सॉलिडिटी। अंदर वैसे तो अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जावा की तरह जावा के अंदर भी थोड़ी हम लोग हर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो इधर कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। लेकिन आप जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखोगे, जरा ध्यान से सुनिए, अभी आप जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखोगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल या क्रिएट किया जाएगा। When the smart contract created first time, मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब कंस्ट्रक्टर हर बार एग्जीक्यूट नहीं होता, कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। कब सर? जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा। when the smart contract get created, when the smart contract get installed first time, मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होता। बाकी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इधर मत देखो क्योंकि ये मैंने नेट से एक इमेज इधर डाला है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है सब आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, हर फंक्शन के आगे मुझे उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ता है। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आगे मैंने लिखा है पब्लिक करके, तो हर फंक्शन के आगे उसका मैं एक्सेस स्पेसिफायर लिखता हूँ, वेदर इट इज अ पब्लिक, वेदर इट इज अ डिफॉल्ट, वेदर इट इज प्राइवेट। ठीक है, अंदर का मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अंदर क्या लिखना चाहते हो। अंदर जो भी लिखोगे वो कंस्ट्रक्टर का कोड है, वो तब एग्जीक्यूट होगा। आपको तो पता है कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होगा व्हेन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स क्रिएटेड, व्हेन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गेट्स इंस्टॉल्ड। आगे ऐसे
बाकी सारे फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर करके फंक्शन है, वैसे बाकी सारे फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन करके कीवर्ड है। फंक्शन, बाजू में फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और मुझे उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ता है। तो आपको जो ऑपरेशन करने हैं, जैसे ऑपरेशन करने हैं, जैसा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से आप अपने सारे फंक्शन लिख सकते हो। लास्ट में इफ यू वांट, आप एक और फंक्शन लिख सकते हो। जैसे C++ में डिस्ट्रक्टर होता है, वैसे ही मेरे सॉलिडिटी में एक फंक्शन है जिसका नाम है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। किसी ने अगर मुझे पूछा सर सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्या करेगा, मैं बोलता हूं सेल्फ डिस्ट्रक्ट मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किल करेगा। मेरे फंक्शन का नाम जिसके अंदर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट को कॉल करूंगा, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। अब इधर मैंने डिस्ट्रॉय लिखा, आप कुछ भी नाम लिखो, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग। जब ये फंक्शन कॉल होगा, आप देख रहे हो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉल होगा। सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्या करेगा सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किल करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करेगा। वी ऑलरेडी नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट हो सकता है नॉर्मली। चलो ये भी बता के रखता हूं, देखो कितने हद तक समझ में आ रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट को कॉल करने के लिए मुझे एड्रेस पास करना पड़ता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट को कॉल करने के लिए आप जो एड्रेस पास करोगे, अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट को कॉल करने के लिए आपको डिस्ट्रॉय फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बोला, इधर मैंने डिस्ट्रॉय लिखा है, नॉट नेसेसरी फंक्शन का नाम हमेशा डिस्ट्रॉय रहेगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दो, इसको आप जो भी एड्रेस पास करोगे ना, वो एड्रेस के थ्रू वो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किल करेगा। और जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किल होगा, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इथर्स रहेंगे, मे बी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ इथर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस वगैरह हो सकते हैं। जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किल होगा, इसके अंदर जितने भी इथर्स रहेंगे वो इस एड्रेस को सेंड किए जाएंगे, जिस एड्रेस को यूज करके मैंने मेरे पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किल किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किल किया तो इधर मेरा एड्रेस रहेगा, तो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इथर्स हैं वो सारे उस एड्रेस को ट्रांसफर किए जाएंगे, मतलब उस अकाउंट को ट्रांसफर किए जाएंगे। फाइन, मतलब जो मारता है उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर का पैसा मिलता है। दैट इज नथिंग बट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आइडियली लाइफ साइकिल वाज नॉट द परफेक्ट वर्ड, लेकिन मैंने इसको लाइफ साइकिल इसके लिए बोला क्योंकि कंस्ट्रक्टर से वो क्रिएट होता है एंड सेल्फ डिस्ट्रक्ट से वो डिस्ट्रॉय होता है। सो दैट इज नथिंग बट द लाइफ साइकिल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, अभी जैसे मैंने एक ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बता दिया मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए अभी जाते हैं। तो अगेन मैं मेरा रिमिक्स आईडी ओपन करता हूं। रिमिक्स आईडी सबको दिख रहा है, राइट है ना? इज इट विजिबल? Yes, sir. यस। लेट मी यूज द प्रीवियस वर्जन। नए वर्जन में कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे ऑलरेडी है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो आप भी जब इसको ओपन करोगे, मैं आपके सामने लाइव ओपन कर रहा हूँ, यू गेट बोथ दी वर्जन, न्यू वर्जन एज वेल एज ओल्डर वर्जन। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप नए वर्जन में करोगे तो भी चलेगा। तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा यूआई अलग है, दैट्स द थिंग। तो ब्राउजर के अंदर फिलहाल जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहली बार या रिमिक्स इथेरियम को पहली बार ओपन करोगे ना, वो आपको बाय डिफॉल्ट दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है, ballot.sol एंड ballot-test.sol। मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, जिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है storage.sol। तो आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, storage.sol। आपको तो पता है जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम रहेगा वही मेरे पर्टिकुलर फाइल का भी नाम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है स्टोरेज, इसके लिए फाइल का नाम भी है storage.sol। ऊपर आपको दिख रहा है ना, मैंने कंपाइलर का वर्जन रखा। मैंने आपको बोला था, याद है थोड़ी देर पहले, हम लोग कंपाइलर का रेंज भी सेट कर सकते हैं। इधर मैंने रेंज रखा कि मेरा कंपाइलर 0.4 से बड़ा होना चाहिए और 0.7 से छोटा होना चाहिए। मतलब 0.4 टू 0.7 इसके बीच का मैं कोई भी कंपाइलर वर्जन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट आप देखो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा है स्टोरेज करके, बस एग्जांपल के तौर पे मैंने अंदर एक वेरिएबल बनाया बैल करके, बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इफ यू एबल टू सी,
मैंने उसका टाइप रखा है int256। मेरे सॉलिडिटी, अगर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे सॉलिडिटी का, तो आपको उसके अंदर के सारे डेटा टाइप वगैरह पता चल जाएंगे। नॉर्मली सॉलिडिटी के अंदर एक 4-5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है बुल करके, BOOL, जैसे पाइथन के अंदर भी बुल होता है, वैसे सॉलिडिटी के अंदर भी बुल होता है। बुल रिप्रेजेंट करता है बुलियन, एंड आपको तो पता रहेगा ना, बुलियन के दो ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इंटीजर भी है, सी की तरह सॉलिडिटी के अंदर भी इंटीजर के दो टाइप्स है, एक है इंट, दूसरा है यू इंट। यू इंट रिप्रेजेंट करता है अनसाइंड इंट, एंड आपको मे भी पता रहेगा ना, अनसाइंड इंट के अंदर मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर स्टोर कर सकता हूं। इंट, इधर भी मैंने इंट यूज किया है, देखो मैंने यू इंट नहीं लिखा है। इंट के अंदर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकता हूं, और इंट होने दो या यू इंट होने दो, वो हमेशा इंट 8 से लेके इंट 256 तक होता है। अगर मैंने इंट 8 लिखा तो उसके अंदर मैं 8 बिट का डेटा रख सकता हूं, 2 के पावर के साथ होता है वो। इंट 16 लिखा तो 16 बिट का डेटा स्टोर कर सकता हूं। इंट 32 लिखा तो 32 बिट का डेटा स्टोर कर सकता हूं, एंड सो ऑन। मैंने इधर लिखा इंट 256, मतलब मैं 256 बिट डेटा स्टोर कर सकता हूं इसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी उसको टाइप यूज करोगे तो भी चलेगा। नॉर्मली जैसे अपने सी में कैसे हम लोग हमेशा इंट यूज करते हैं, शॉर्ट भी होता है लॉन्ग भी होता है, लेकिन हम लोग हमेशा इंट यूज करते हैं ना, वैसे सॉलिडिटी के अंदर भी नॉर्मली इंट 256 यूज किया जाता है, मतलब वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सके। तो मैंने लिखा इंट 256, मैंने एक वेरिएबल लिखा बैल करके। फ्लोटिंग जो नंबर्स होते हैं उसको यहाँ पे बोला जाता है फिक्स पॉइंट नंबर। हम लोग सी और जावा में इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं ना, इसको यहाँ पे बोला जाता है फिक्स पॉइंट नंबर। और अगर मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए एड्रेस करके भी टाइप होता है। तो ये एक 4 टाइप है जो मेरा सॉलिडिटी लैंग्वेज मुझे सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर का टाइप मैंने पब्लिक रखा है। आपको तो पता है कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होगा जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बैलेंस को वैल्यू दिया है 0। एक और फंक्शन मैंने लिखा गेट बैलेंस करके। गेट बैलेंस के सामने मैंने लिखा है व्यू, ये मुझे लिखना पड़ता है व्यू। व्यू का मतलब होता है कि इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, वो कुछ भी स्टेट मॉडिफाई नहीं कर रहा है। वेट वेट वेट, एक बार फिर से बोलता हूं। व्यू का मतलब है मैं अंदर जो भी लिखूंगा वो किसी का भी स्टेट मॉडिफाई या स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। मतलब अंदर जो भी है ना इस फंक्शन के अंदर, वो कुछ चेंज नहीं कर रहा है, बस डिस्प्ले कर रहा है। पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर है। रिटर्न रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और देखो नीचे मैंने अंदर लिखा है रिटर्न बैलेंस, मतलब बैलेंस का वैल्यू मैंने रिटर्न किया, मतलब मैंने कुछ ऑपरेशन नहीं किया उसके अंदर, चेंज नहीं किया, बस उसका वैल्यू रिटर्न किया। इसके लिए उसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा व्यू। तो जो फंक्शन रिटर्न करता है, जो फंक्शन कुछ भी चेंज नहीं करता, उसके आगे मुझे लिखना पड़ता है व्यू। जिस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू मैं मेरे पर्टिकुलर अकाउंट को बैलेंस देता हूं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के आगे मुझे लिखना पड़ता है पेबल, PAYABLE। ठीक है, आप सॉलिडिटी का जब टाइम मिले आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, आपको ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर पता चल जाएंगे। बाकी दोनों भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए दो सिंपल फंक्शन बनाए। एक फंक्शन मैंने बनाया विड्रॉ करके, जो एक इंटीजर पैरामीटर लेगा अमाउंट करके, एंड विड्रॉ मतलब पता है ना, जो भी अमाउंट लेगा वो मेरे बैलेंस से डिडक्ट होके मेरा रिवाइज बैलेंस बन जाएगा। एंड सेम डिपॉजिट करके फंक्शन है, उसको भी एक पैरामीटर दिया मैंने अमाउंट करके। डिपॉजिट मतलब ऐड करना, तो जो भी अमाउंट के अंदर आएगा वो मेरे बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म माय न्यू बैलेंस। तो आई नो सिंटैक्स थोड़ा सा अजीब है, बट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर या एक ओवरऑल प्रोग्राम तो सबको समझ में आ गया रहेगा, राइट? तो चलिए फिर तुरंत इसको कंपाइल करके रन करके भी देखते हैं। तो कंपाइलर का वर्जन में वैसे कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये सारे वर्जन है। मैंने ऑलरेडी बोला 0.4 से लेके 0.7 के बीच में कुछ भी रख सकता हूँ। चलो एक रैंडम नंबर लेते हैं, सपोज 0.5.9, तो मुझे इधर सर्च करना पड़ेगा 0.5.9। आप कोई भी वर्जन ले सकते हो। आइए रहा 0.5.9। तो अब कंपाइलर का वर्जन वो सिलेक्ट करो। वैसे आपने ऑटो कंपाइल सिलेक्ट किया था, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया। ये आपको दिख रहा है नीचे स्टोरेज करके, ये उसका बाइट कोड है, ठीक है? मतलब मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम कंपाइल हो गया।
आप स्टार्ट कंपाइल को करके भी इसको कंपाइल कर सकते हो, लेकिन इफ यू रिमेंबर मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी ऑटो कंपाइल को सिलेक्ट किया था, तो ये मेरा पर्टिकुलर फाइल कंपाइल हो गया। ये रहा उसका बाइट कोड, अगर आपको दिख रहा है तो। कंपाइल होने के बाद रन करने की बारी आती है, तो कंपाइल के बाजू में रन करने वाला टैब है। चलो रन को सेलेक्ट करते हैं। एनवायरमेंट कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। फिलहाल ये देखो उसने मुझे 5 अकाउंट बना के दिए हैं, रैंडम दिए, डिफॉल्ट अकाउंट है, और पांचों अकाउंट का बैलेंस करंटली है 100 इथर्स, मतलब पांचों अकाउंट के पास 100 इथर है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई ना कोई अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो पहला वाला अकाउंट सेलेक्ट करते, ये सी वाला अकाउंट सेलेक्ट करते। पूरा एड्रेस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन लास्ट में सी है, उसको सेलेक्ट करते। गैस लिमिट अगर आपको चेंज करना है तो करो, नहीं तो वही रखोगे तो भी चलेगा। वैल्यू हम लोग तब यूज करते हैं जब मुझे कोई फंड ट्रांसफर करना होता है। करंटली मुझे कोई फंड ट्रांसफर नहीं करना है, मुझे बस ट्रांजैक्शन करना है, तो वैल्यू 0 ही रखने के। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम अपना स्टोरेज है, राइट ना, जो हमने अभी अभी देखा, अभी अभी कंपाइल किया। चलो डिप्लॉय करते हैं उसको। जैसे मैं डिप्लॉय करूंगा वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद नीचे देखो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हुआ दिखाई दिया। आप इसको एक्सपांड करोगे तो आप इसके ऑपरेशंस देख सकते हो। सॉलिडिटी काफी यूजर फ्रेंडली और सॉलिड लैंग्वेज है एक्चुअली बोलो तो, क्योंकि वो ना अपने ईज के लिए सारे फंक्शंस के बटन बना देता है। अभी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 3 फंक्शन थे ना, गेट बैलेंस, विड्रॉ, डिपॉजिट। तो देखो उसने 3 बटन बना दिए, डिपॉजिट विड्रॉ। डिपॉजिट विड्रॉ को कहने से अपने को कुछ देना पड़ता है, इसके लिए उसके आगे देखो आपको टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है। गेट बैलेंस को आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो आपको रिटर्न करता है, इसके लिए उसके आगे देखो टेक्स्ट फील्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब अभी कोई भी ऑपरेशन इधर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे टोटल स्टार्टिंग का बैलेंस तो 0 है, राइट है ना। सपोज मुझे 100 रुपीज सपोज डिपॉजिट करने, तो डिपॉजिट के सामने मैं लिखूंगा 100। मैं डिपॉजिट के सामने जो भी 100 लिखूंगा, प्रोग्रामिंग तो आपको आता है, कहने से अमाउंट को 100 मिलेगा, वो मेरे बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा। बैलेंस का इनिशियल वैल्यू क्या था, 0। बैलेंस प्लस 100 मतलब 0 प्लस 100, कहने से मेरे बैलेंस का नया वैल्यू मिलेगा मुझे 100। तो जब मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूंगा वो 100 रुपीज को डिपॉजिट करेगा। हर ट्रांजैक्शन को आप इधर, ये नीचे दिख रहा है आपका आउटपुट विंडो ग्रे कलर का, हर ट्रांजैक्शन को आप एक्सपांड करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, ये उसका एक्सपेंडेड वर्जन है। स्टेटस क्या उसका, ट्रांजैक्शन माइंड, एग्जीक्यूशन सक्सीड। ट्रांजैक्शन हैश, ये मेरा ट्रांजैक्शन का हैश है जो अभी अभी हुआ। फ्रॉम कौन से अकाउंट से हुआ, याद है इधर मैंने सी करके अकाउंट यूज किया था। और अब देख रहे हो वो जो सी करके अकाउंट है उसका स्टार्टिंग का अमाउंट था 100 इथर, अभी देखो उसका 99.999 आ गया। मतलब कहना है हर ट्रांजैक्शन के लिए उसने उससे वो गैस डिडक्ट किया। इसके लिए देखो उसका अभी इथर का वैल्यू आपको 100 इथर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम हो गया। अगेन टू मतलब मैंने कौन से फंक्शन को कॉल किया, मैंने डिपॉजिट फंक्शन को कॉल किया। मैंने कितना गैस दिया था, मैंने इतना गैस दिया था, आपको अगर नीचे दिख रहा है तो कितना गैस यूज हुआ, ट्रांजैक्शन के लिए इतना गैस यूज हुआ, एग्जीक्यूशन के लिए इतना गैस यूज हुआ, तो ये टोटल यूज्ड गैस है। वो मेरे पर्टिकुलर गैस लिमिट से डिडक्ट किया जाएगा, और बचा हुआ गैस आपको याद करो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, बचा हुआ गैस मेरे अकाउंट में फिर से डिपॉजिट किया जाएगा। तो अगर आपको आपका ऑपरेशन हुआ कि नहीं चेक करना है तो आप गेट बैलेंस के ऊपर क्लिक करो। आपको पता है ना गेट बैलेंस आपको आपका रिवाइज बैलेंस रिटर्न करेगा। तो जब मैं गेट बैलेंस के ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे देखो इधर मुझे 100 करके नंबर दिख रहा है, तो ये जो 100 है कहना है वो मेरा बैलेंस है। एक काम करता हूँ, 50 रुपीज को विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ करूंगा मतलब निकाल लूंगा ना, करंट बैलेंस है 100, कहने से विड्रॉ करने के लिए मुझे विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगेन वो भी ट्रांजैक्शन होगा। गेट बैलेंस के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो कहने से अभी मुझे नया बैलेंस दिख रहा है 50। फाइन, तो इट्स जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट। या मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा, तो आप अपने हिसाब से किसी भी कंडीशन के लिए ऐसे स्क्रिप्ट लिख के उसको ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आपको इधर एड्रेस डालना पड़ेगा।
अभी फिलहाल तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे नहीं डाला, हमने तो उसको लोकली एग्जीक्यूट किया। तो अगर आपने इधर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एड्रेस डाला, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जाएगा और उधर जाके डिप्लॉय हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों लिख भी सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। फाइन। तो ऐसा होता है मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप अगर गूगल पे भी चेक करोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ रेडीमेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा सॉलिडिटी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए। तो सॉलिडिटी के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट है, लूपिंग कैसा है, डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से है, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑल इंफॉर्मेशन यू विल गेट अबाउट सॉलिडिटी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने देखा हाउ टू डिप्लॉय एंड हाउ टू टेस्ट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमने उसको, यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसका इमेज रखा, हमने इसको डिप्लॉय भी किया और हमने उसको अलग अलग वैल्यू देके टेस्ट भी किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज इथेरियम बिल्डिंग कंपोनेंट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे लिखने का, कैसे लिखने का, वो तो एक ओवरऑल बेसिक आइडिया आ गया। लेकिन अगर मुझे इथेरियम एप्लीकेशन बनाना है, अगर मुझे कोई भी डैप बनाना है, पता नहीं इथेरियम एप्लीकेशन को डैप बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो अगर मुझे एक एक्चुअल का इथेरियम एप्लीकेशन चाहिए, तो ये सारे कंपोनेंट्स है जो अपने को यूज करने पड़ते हैं। इन सबको यूज करके हम लोग एक फुल फ्लेज इथेरियम एप्लीकेशन, हम लोग एक फुल फ्लेज इथेरियम का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, उसको मैंने पहले लिखा है, ट्रफल फ्रेमवर्क। मैंने थोड़ी देर पहले ट्रफल फ्रेमवर्क को बोला था, इट इज वन स्टॉप। मतलब वन स्टॉप मतलब इधर आपको सब कुछ मिलेगा। इथेरियम को जो जो चाहिए इंक्लूडिंग सॉलिडिटी लैंग्वेज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ट्रफल को यूजर करके आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, मतलब इथेरियम प्रोजेक्ट को बना सकते हो, प्लस आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, उसको किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। प्लस इतना ही नहीं, ट्रफल फ्रेमवर्क को यूज करके इवन आप फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हो, उसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने बोला ना, सारे टास्क करने के लिए ट्रफल फ्रेमवर्क बेस्ट है। ट्रफल फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है गनाश। गनाश एप्लीकेशन को यूज करके ना, जैसे अभी रिमिक्स के अंदर कैसे उसने मुझे कुछ रेडीमेड अकाउंट्स बना के दिए थे, वैसे गनाश को यूज किया करके भी ना अपने को गनाश कुछ रेडीमेड अकाउंट्स बना के देता है। तो अगर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन टेस्ट करने हैं, उनको एक्चुअल इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करने से पहले, तो अगर मुझे कुछ भी ट्रांजैक्शन चेक करने हैं या अगर मुझे कुछ भी ऑपरेशन चेक करने हैं, तो मैं गनाश को यूज करके उनको टेस्ट या चेक कर सकता हूँ। तो गनाश को हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो एक्चुअल ब्लॉकचेन के अंदर आपको तो पता है, एक बार डिप्लॉय किया तो मैं ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो ट्रांजैक्शन को डिप्लॉय करने से पहले वेदर इट इज वैलिड करेक्ट मुझे चेक करना है, तो उसके लिए मैं गनाश को यूज कर सकता हूँ। एक और चीज जो इथेरियम को बिल्ड करने में बहुत बार आपके सामने आता है, दैट इज नथिंग बट गो इथेरियम स्टैंड, और इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं गिथ करके। इवन कमांड का नाम भी गिथ ही है। गिथ को यूज करके ना वी कैन क्रिएट अवर ओन नोड। तो गिथ को यूज करके हम लोग अपना खुद का नोड क्रिएट कर सकते हैं। एंड नोड जिसको एज अ माइनर नोड भी यूज कर सकते हैं या उसको एज अ नॉर्मल नोड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नोड या इथेरियम के अंदर जिसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं, वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने को गिथ एप्लीकेशन लगता है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनपीएम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर के अंदर ना नॉर्मली आपको दो फाइल्स मिलते हैं। नोड पैकेज मैनेजर या एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसके अंदर आपको दो फाइल मिलते हैं। एक फाइल का नाम होता है node.js, node.js, और दूसरे फाइल का नाम होता है web3.js। दोनों node.js और web3.js दोनों में से किसी को भी यूज करके आप इथेरियम के अंदर ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर मुझे इथेरियम के अंदर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने हैं, तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए मैं npm यूज करता हूँ। गिट को यूजर करके मैं नोड क्रिएट कर सकता हूँ, नोड मतलब अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। गनाश को यूजर करके मैं मेरे सारे अकाउंट को या मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कर सकता हूँ। ट्रफल फ्रेमवर्क को यूज करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं इथेरियम के अंदर करना चाहता हूँ। एक और है जिसका नाम है मेटामास्क।
मेटामास्क ना एक्चुअली ब्राउजर का एक्सटेंशन है, मतलब वो कोई एप्लीकेशन नहीं है। जब आप इसको ओपन करोगे वो आपके ब्राउजर के अंदर आ जाएगा। इट्स अ वेब ब्राउजर। मेटामास्क को यूज करके ना हम लोग वेब एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज अ पाइथन एप्लीकेशन, या आपको अगर कुछ अपने ब्लॉकचेन के अंदर एआई या मशीन लर्निंग ऐसा कुछ यूज करना है, तो आप अपने वेब एप्लीकेशन को आपके इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर मुझे कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इथेरियम के साथ इंटीग्रेट करना है, इथेरियम के साथ यूज करना है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है मेटामास्क। तो मेटामास्क इट्स नॉट ए एप्लीकेशन, इट जस्ट ब्राउजर। आप उसको गूगल के ऊपर डालोगे तो भी मेटामास्क का ब्राउजर ओपन होता है, जिसको यूज करके हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन को अपने एग्जिस्टिंग इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो मैं इथेरियम को बिल्ड करने के लिए यूज करता हूँ। जैसे जैसे आप इथेरियम को बिल्ड करना चालू करोगे, आपके सामने ये सारे कंपोनेंट आते जाएंगे, जिनको यूज करके आप इथेरियम का एक कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। स्टार्ट तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही करना पड़ेगा, और अगर आपको इथेरियम को समझना है तो आपको फिर रिमिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सॉलिडिटी से। तो स्टार्ट विथ सॉलिडिटी, ट्राई टू डेवलप योर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन फिर गनाश वगैरह को यूज़र करके इनको ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करो, एंड फिर उनको ट्रफल को यूज़ करके उनको फाइनलाइज कर दो। सो दैट इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, आज का सेशन मेरे ब्लॉकचेन वैल्यू एडेड कोर्स का लास्ट सेशन था।